हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आयुर प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन सॉल्विंग की। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक हमारा गोविंद पारिक चल रहा है, क्योंकि गोविंद पारिक में हमारी सारी चीजें रिवाइज होती है। ठीक है, उसके बाद जो गोविंद पारिक का सेकंड पोर्शन है, जो कि नया एडिशन जो 2024 और 25 है, उसमें क्या हुआ है, साथ ही में एक ही एडिशन में दिया गया है। उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना मैं आपको बोलती हूँ रिस्पेक्टिव पेपर्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और आयुर्वेद में कहा जाता है कि क्वेश्चन है ना, अमर होते हैं। अमर इन द सेंस, अगर वो एक बार क्वेश्चन बन गया तो हाँ, उसके रिपीटेड होने के चांस उसी एग्जाम में कंपैरेटिव बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारे में होते हैं उसी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे में आ जाता है, जिसकी वजह से अगर हम दूसरी बार या मॉक लगा रहे हो या हमारा रियल टेस्ट हो, कभी भी वो क्वेश्चन अगर रिपीटेड हो जाता है तो हमें उसमें इतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत पड़ती, हमारा जस्ट फ्रीक्वेंट आंसर उसका आ जाता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमारी स्पीड बढ़ती है, हमारी अप्रोच अच्छी हो जाती है, और हमें इंपॉर्टेंट एरिया एनालाइज करने को मिल जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का सबसे ज्यादा फायदा होता है, हम हमारा एरिया रिवाइज हो जाता है। एक चीज होती है क्वेश्चन और एक चीज होती है एरिया। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन यहाँ से बन गया तो उसी क्वेश्चन की संभावना कंपैरेटिव कम है। हाँ, वो क्वेश्चन अगर हमें मॉक में मिल रहा है या प्रीवियस ईयर में बन जाता है तो हमें तुरंत उसका आंसर याद हो जाता है। लेकिन जो जिस क्वेश्चन किस एरिया से बन रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एरिया हमेशा क्वेश्चंस के लिए ईगर रहता है कि मतलब अगर कहीं से क्वेश्चन बनना है तो यहाँ से बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। इसलिए आज हम उसकी सीरीज में उत्तराखंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2014 ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, तो हम धीरे धीरे करके आपके लिए सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच कैसी रखनी है, क्या सॉल्व करना है और कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत मतलब 200 180 क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में। ठीक है, 200 के आसपास, मतलब 180 क्वेश्चंस आए थे, तो उसको हम एक वीडियो में नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम उसको कंप्लीट करेंगे। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपसे बोलूंगी, डिफरेंट ऐप यूज करें, पेड हो वो भी अच्छी बात होती है। और कहाँ से क्वेश्चंस आपको लगाना है उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगी कि कहाँ से आप फ्री में भी अगर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो कहाँ से हो सकता है, और अगर पेड लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज अगर आप किसी की ज्वाइन करते हैं तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी चीज होती है। चाहे आपने कोचिंग लगाई हो नहीं लगाई हो, और मैं आपको वेल चीजें देना चाहती हूँ, तो इंट्रोडक्शन ज्यादा बड़ा ना करके चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, गुड़ अदरक का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज अच्छी हो जाती है कि यहाँ पर हमें रेफरेंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन रेफरेंस पे पहले ध्यान नहीं देना है, मैं आपको बस बता दे रही हूँ कि यहाँ पर रेफरेंस भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब गुड़ अदरक है, जो गुड़ अदरक कल्प की यहाँ पे बात हो रही है, गुड़ अदरक कल्प। ठीक है, अब यहाँ पर गुड़ अदरक लिखा है तो पहला ऑप्शन ही शोथ है, और चरक चिकित्सा 12 शोथ का चैप्टर है, तो हम शोध पे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आचार्य चरक गुड़ अदरक कल्प को शोध अध्याय में, शोध चिकित्सा अध्याय में बताते हैं, तो उन्होंने साथ में वहां पे बहुत सारी व्याधियों का वर्णन किया है जिसमें गुल्म अर्श भी है, तो उपरोक्त सभी एक आंसर बनेगा। और एक अप्रोच हमें यहाँ पर ऐसी रखनी है कि जब भी हमारे ऑप्शन में उपरोक्त सभी है, जैसे यहाँ तो शोध है, ये हमें पता है कि शोध में आता है गुड़ अदरक कल्प, लेकिन जब उपरोक्त सभी है तो क्या उस रेफरेंस में वहां पर दूसरी व्याधियों का भी वर्णन था, तो ये क्वेश्चन की अप्रोच हमारे यहाँ पे ऐसी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए सारे ऑप्शंस को देखना है। और एक चीज आप ये भी रख सकते हैं, अगर आपका साइमल्टेनियसली जैसे गुड़ अदरक शोथ, पहले ही ऑप्शन लगाया आगे बढ़ गए, अगर ये रहती है तो हमेशा है ना, क्वेश्चन सेट ही ऐसे होते हैं कि आपका पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वही सही है। इसलिए अप्रोच चेंज कर दीजिए, लास्ट से पढ़िए। उपरोक्त सभी तो पहले ही दिख जाएगा, उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो अब मुझे इसे दूसरे नजरिए से सोचना है कि शोध तो है, क्या गुल्म और अर्श भी हो सकता है क्या। ठीक है, उसके बाद है, विषर्प की प्रारंभिक अवस्था में चिकित्सा में कौन सा उपक्रम का पूर्णतः निषेध है। ठीक है, अब विसर्प चिकित्सा का रेफरेंस पहले पता चल गया। उन्होंने बोला कि प्रारंभिक अवस्था में कौन सी चिकित्सा निषेध है। अब स्पेशली जब हम वात आधिक्य की चिकित्सा पढ़ते हैं, तब वो कहते हैं कि स्नेहन पूर्णतः निषेध दिया गया है। ठीक है, जब वात आधिक्य हो और रक्त की भी जब प्रधानता होती है, तब हमें पूर्णतः स्नेहन नहीं कराना चाहिए, रेफरेंसेस का। ठीक है,
अब यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसके जो आउट ऑफ द सिलेबस अगर कह सकते हैं, या हम उतनी टीकाएँ पर्टिकुलरली नहीं देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ से बन जाते हैं, तो परेशान नहीं होना है। जैसे हर चीज़ नहीं, जैसे 99% हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, अगर 1% नहीं बन रहा है, तो हमें उस 1% के पीछे पागल नहीं होना है कि यार मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अपना पूरे अगर 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो उसका 1 घंटे उसी क्वेश्चंस को ढूँढने में लगा दिया। ठीक है? ये पहला वीडियो रहने वाला है, तो मैं आपको गाइड करना मेरा सबसे ज़्यादा उद्देश्य रहेगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा दूसरा उद्देश्य है। ठीक है? तो वैसे ही ये क्वेश्चन आने वाला है, जैसे कुंभकार पवन न्याय का वर्णन किस व्याधि के उपशय के संदर्भ में मधुकोशकार द्वारा किया जाता है? ठीक है? ये क्वेश्चन टीका से आ जाता है और पर्टिकुलरली मैंने टीका उतनी ध्यान से नहीं पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है और मैं टीका के लिए उतना आपको बोलती भी नहीं हूँ कि अब पर्टिकुलरली अगर मधुकोशकार का ओपन करके उसका देखना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। ठीक है? अगर हमारी टीका पढ़ने जाते हैं तब उसका क्वेश्चन आ जाता है, वो बात अलग है। ठीक है? अब निम्नलिखित में से खल्ली किसकी दृष्टि का प्रतीक है? मतलब अब हमने जो सुश्रुत चिकित्सा में भी पढ़ा था, सॉरी सुश्रुत सूत्र स्थान में जो रसज, रस के कारण जो रोग होते हैं, रक्त के कारण होते हैं, मांस के कारण दृष्टि में कौन-कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे अश्रद्धा, अरुचि, अन्नजा, ये जो हमने पढ़ा था पांडु ज्वर, फिर रक्त में कामला वगैरह पढ़ा था। फिर बांस में हमने ये पढ़ा था कि अर्बुद जो है, अधिमांस है, गलगंड है, ये सारी चीजें, अर्श भी आता है इसके अंदर। फिर मेदोजन में कौन कौन से रोग होते हैं। वहीं जब हम स्नायु रोग आचार्य चिकित्सा, आचार्य सुश्रुत में वर्णन नहीं है, लेकिन आचार्य चरक जब इसका वर्णन करते हैं चिकित्सा स्थान में, तो इसका वर्णन आता है कि यह आता है खल्ली मज्जा के अंदर, सॉरी स्नायु के अंदर। ठीक है? ये आता है हमारे स्नायु के अंदर, स्नायुगत रोगों का वर्णन है। तो अब इस क्वेश्चन से एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट बना? इस क्वेश्चन से ठीक है, ये नहीं रट के बैठ जाना है कि खल्ली जो है वो स्नायु के अंदर है। हमारे लिए वो एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। तो मुझे रक्त की भी व्याधियां याद होनी चाहिए। तो हमने अभी तक सुश्रुत आचार्य की देख चुके हैं। अभी जब हम चिकित्सा स्थान कवर करेंगे तो मैं फिर से आपको ये रिवीजन कराऊंगी और कौन कौन सी व्याधियां का स्पेशल वर्णन किया गया है। अब आप अगर अभी तक सारा पोर्शन पढ़ा है तो बताओ, तमह प्रवेश मैंने बोला था कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, वो कौन सी व्याधिया के अंदर वर्णन किया है आचार्य ने। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तब भी मैंने आपको बताया था ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। तो उसी का ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। ठीक है? नेक्स्ट व्याधि पढ़ेंगे। व्याधि साथ में किसका पर्याय है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो ठीक है। अब पर्याय जो है किस किस का, हमारे जो निदान पंचक है, पांचों के पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेफरेंस अगर हम यहाँ पर देखें हम, तो निदान स्थान देखने को मिलता है किस किसका, हमारे हेतु, लिंग, औषध। ठीक है? इन सबका जो पर्याय है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब व्याधि साथ में, व्याधि साथ में से यहाँ क्या कहने का मतलब है कि जिन चीजों से व्याधि जो है हमारी ठीक कंडीशन में हो जाती है, दैट इज व्याधि सात्म। तो उपशय होता है जिससे हमारी कंडीशन जो है पेशेंट की वो ठीक हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपशय। ठीक है? अनुपशय इसके जस्ट अपोजिट होता है। संप्राप्ति क्या होती है, हमारी व्याधि की पूरी प्रोग्नोसिस। ठीक है? साध्यता साध्यता हो जाती है। ठीक है? और पथ्यतः यानी क्या हमें अनुकूल है क्या नहीं है। ठीक है? अब षड्धरण चूर्ण, इसका बहुत ही ज्यादा बार वर्णन आता है। इसके योग भी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, दैट इज पी बनाना। चलो वो बाद में देखेंगे, है ना। षड्धरण चूर्ण का प्रयोग कहाँ कर देते, तो आमाशयगत वात में आचार्य सुश्रुत जी इनका वर्णन करते हैं। ठीक है? आमाशयगत वात में षड्धरण योग, और षड्धरण योग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्योंकि 6 ही चीजें हैं। ये क्वेश्चंस भी सोचो 14 में ही पूछा गया है, 2014 है ना क्वेश्चंस। फिर यहाँ पर आता है ऑस्टियोडिस्ट्रोफी किस व्याधि में पाया जाता है। मॉडर्न का क्वेश्चन हो जाएगा ऑस्टियोडिस्ट्रोफी वर्ड। ठीक है? ऑस्टियो मतलब हड्डी और डिस्ट्रोफी मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ना। ठीक है? तो वो किस में हो सकता है, क्या वातरक में बोन इन्वॉल्वमेंट है, त्वक विकार में बोन इन्वॉल्वमेंट है। एक और तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसे बोलते हैं हम रिजेक्शन मेथड। अगर हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता है या श्योरिटी नहीं है, तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अगर मुझे रिजेक्शन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो कब करते हैं, अगर आपको वेल एंड गुड कोई चीजें डायरेक्ट वन वर्ड में पता है। ठीक है? और अगर नहीं पता है, श्योरिटी नहीं है, तो हम रिजेक्शन मेथड की ओर जाएंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। ऑस्टियो
डिस्ट्रॉफी डायरेक्ट मुझे नहीं पता है। तो क्या वातरक में ये चीज हो सकती है? प्रोबेबिलिटी गाउट के कारण क्या सोचा जाता है? क्या जीर्ण त्वक विकार में ही हो सकता है? पांडु में नहीं। इसका आंसर रिजेक्शन मेथड से जाएंगे जब जीर्ण वृक्क विकार जाता है। जीर्ण वृक्क विकार जाता है। ठीक है, अप्रोच आपकी कैसी होनी चाहिए इस पे ध्यान रखना है। वन वर्ड वाले आंसर वेल एंड गुड। अब हमें स्टेटमेंट की ओर जाना है। ठीक है, कि कहां से कौन सा स्टेटमेंट बन सकता है हमारे क्वेश्चंस का, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज वाले होना की संभावना थोड़ी गलत हो जाती है, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, जैसे ए सही है, बी भी सही है, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, या ए भी गलत है, बी भी गलत है। तो जब इस तरीके की हमारी संभावना बनती है तब क्वेश्चंस होने की संभावना, गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक का भी नहीं पता है तो 50% में हमारा क्वेश्चन चला जाता है। ठीक है, अब आम प्रदोषज व्याधियां। अब हमने क्या बोला था कि स्नायु वाली रोग, तभी हम ये भी एक भी चीज ये भी पढ़ते हैं कि जो आम प्रदोष यानी आम से कौन कौन सी व्याधि हो सकती है। बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अल्सक और विसूचिका हमारी व्याधि है। और आचार्य चरक यहाँ पर लिखा है, नहीं तो आचार्य सुश्रुत लिखा होता तो मैं ये चीज आपको बता चुकी हूँ। तो बताओ इसमें कौन सी एक व्याधि और एक्स्ट्रा आएगी? कौन सी एक व्याधि है जो एक्स्ट्रा आने वाली? ये क्वेश्चन आपके लिए पेंडिंग रहेगा, मुझे जरूर बताना। नहीं बताना, सोच लो कि एक और भी चीज यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में चेंज होगा। अब मोस्ट फेवरेट पुराने क्वेश्चंस में जो कि हमें नारायण चूर्ण के अनुपान में पूछा जाता है। अब नारायण चूर्ण में अनुपान में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, कौन कौन से रोग है, जैसे उसका वर्णन कहाँ पे आता है, तो उदर चिकित्सा में आता है। तो उदर के लिए क्या है? तक्र है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, गुल्म में नारायण चूर्ण का अनुपान क्या है? तो गुल्म रोग में इसका बदरंबु अनुपात रहेगा। अब यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रसन्ना। प्रसन्ना में क्या रहेगा? वातज रोग में हम प्रसन्ना यूज करते हैं। ठीक है, अगर मलबंधता हो जाती है हम तब यूज करते हैं। उसके बाद जो उष्णअंबु है वो हम तब यूज करते हैं अजीर्ण में। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं। हर एक ऑप्शन पे हमको जाना है। देखो, इससे क्या हो जाएगा, आपकी गुल्म का जो सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, नारायण चूर्ण के अनुपान का जो कि रेफरेंस है उदर चिकित्सा का, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, इंपॉर्टेंट एरिया है। मान लो रिपीटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से संभावना की क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, प्रसन्ना हो जाएगा हमारे वात रोग में, दधी मंड हो जाएगा हमारे मलबद्धता में, उदर अंबु हमारा गुल में ही हो जाएगा, और उष्ण अंबु जो हो जाएगा अजीर्ण में हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 5 हो गए। अब उदर चिकित्सा का है तो उदर में तक्र में होता है, और फिर वायु की विबंधता में मल में मदिरा में होता है। ठीक है, और अर्श में अनार, अनार के स्वरस के साथ इसका अनुपान है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा बनता है कि मलात्य आदि तेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अब वहां पर जब हम रेफरेंस पे अगर आप इसके जाओगे तो वर्ड एज ए मलात्य आदि तेल नहीं लिखा गया है। मलात्य आदि, अब इसको एक और चीज से समझना है। देखो, हर एक क्वेश्चन के पीछे एक स्टोरी होती है। अगर उस स्टोरी को आप डिकोड कर लोगे, ठीक है, उस स्टोरी को डिकोड कर लोगे तो सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप उस डिकोड के तरीके से, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना तो फर्स्ट अप्रोच है ही, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मेन एम है। उसके साथ क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। अब यहाँ पर जो मलात्य आदि तेल दिया है, ऐसा नाम सिर्फ नेम वाइज यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन मलात्य मतलब इसका एक कंस्टिट्यूएंट है, आदि मतलब और उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसके साथ तेल। इसका वर्णन हमें इंद्रलुप्त के लिए मिलता है। अब इंद्रलुप्त कैसी व्याधि होती है? एलोपेशिया, मतलब ये जो हमारा सिर है उसमें एक पैच ऐसा हो जाता है कि वहां से हमारे जो है बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, पैच हो जाता है। यहाँ पर बाकी सारी चीजें भी देखो सिमिलर दी है, दारुणक, पालित्य और खालित्य। ठीक है, बाल पक गए, बाल झड़ गए, लेकिन एक पैच झड़ गया, दैट इज इंद्रलुप्त। तो अगर सिर्फ याद रखा कि बाल वाली व्याधि है तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। तब हमें याद हो जाएगा जब हमें इंद्रलुप्त स्पेसिफिक याद रहेगा। इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी 10 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आयुर प्रेरणा अगर आयुर्वेद की जर्नी किस तरीके से बनानी है और अच्छी बनानी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आयुर प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।